नमस्कार। तो आज की मुख्य खबरें क्या हैं? अगर आप कोरोना वायरस को देखें तो केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, एक्टिव केसेस उतने तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितने एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, वो क्योंकि बहुत से लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। पर नए इलाके अब सामने आ रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना, जहां जो ग्रोथ रेट है वो काफी तेज हो गई है और शायद हो सकता है कि टेस्टिंग भी बढ़ गई है तेलंगाना में, हैदराबाद जैसे शहरों में, पर फिर भी वहां केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक नया हॉटस्पॉट वहां उभर कर सामने आता है। अगर चीन की बात करें तो वहां भी लग रहा है कि काफी समय लगेगा वहां स्थिति ठीक होने में, क्योंकि अगर आप चीन की तरफ देखेंगे तो जो सारे के पीछे के जो इलाके हैं वहां उन्होंने काफी फोर्टिफिकेशन कर रखे हैं, काफी नए सैनिक चीन ने इस पूरे इलाके में चीन सामने लाया है और जो एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां भी लग रहा है कि काफी फोर्टिफिकेशंस हो रहे हैं चीनी साइड के तरफ से, चीन की तरफ से, और उसके जवाब में भारत की तरफ से भी काफी वहां फौजों को तैनात किया जा रहा है और कुछ फोर्टिफिकेशंस हो रहे हैं। तो लग रहा है कि ये काफी समय तक चलेगा। पर हाँ, अगर आपको खबरें देखनी है और चुस्त खबरें देखनी है, जल्दी से देखनी है, तो आप सही जगह हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। हर गुजरते दिन के साथ भारत और चीन के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं, जिसकी बानगी गुरुवार को विदेश मंत्रालय द्वारा चीन पर लगाए आरोपों से नजर आई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीनी सैनिकों ने सीमा पर आपसी सहमति के सभी मानदंडों की अवहेलना की है। चीन मई की शुरुआत से ही भारी संख्या में एलएसी पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच किए गए कई तरह के द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने आशंका जताई है कि यदि सीमा पर मौजूदा स्थिति यूं ही बरकरार रही तो भविष्य में माहौल खराब होने के पूरे आसार हैं। चीन की साजिशें कम नहीं हो रही। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक चीन अब पूर्वी लद्दाख के कुछ नए हिस्सों में अपनी सेनाओं की लामबंदी कर रहा है। जून की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पीएलए दौलत बेग, ओल्डी और देप्सांग सेक्टरों में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में चीनी बेस के पास कैंप और वाहन भी देखे गए हैं। यूं तो चीन ने ये बेस 2016 से पहले ही बनाए हैं, पर ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यहाँ पर ड्रैगन ने नए शिविरों और वाहनों के लिए नया ट्रैक भी बना डाला है। भारत ने भी हालात को भांपते हुए इन इलाकों में अपनी मौजूदगी पुख्ता कर ली है। यही नहीं, खबर है कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भी चीन ने भारतीय पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश की। उधर कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद अब बात संयुक्त सचिव स्तर की हो रही है। इससे पहले मोल्डो में भारत ने चीन से साफ कर दिया था कि हालात तभी सुधर सकते हैं जब चीन वापस 5 मई वाली स्थिति पर लौटेगा, पर फिलहाल तो वो ऐसा करता नजर नहीं आ रहा। गलवान घाटी में चीन अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। ड्रैगन की दगाबाजी कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आई है, जिन पर एनडीटीवी ने रिपोर्ट की है। एक तरफ तो चीन भारत के साथ सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति जताता है, लेकिन ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें उसके झूठ की पोल खोल रही हैं। पेट्रोल पॉइंट 14 जहां खूनी झड़प हुई थी, उसके पास की तस्वीरों में दिख रहा है कि गलवान घाटी में एलएसी के दोनों ओर चीनी सेना की मौजूदगी है। यहाँ चीनी जवान और उनके कुछ ढांचे दिख रहे हैं, मतलब निर्माण भी किया गया है। 16 जून को वहां की तस्वीरों में झड़प के बाद पत्थरों का मलबा सा दिख रहा था, लेकिन नई तस्वीरों में देखा गया है कि उस एलएसी की ओर जाने वाले चट्टानी रास्ते पर चीन ने शेल्टर बना लिए हैं। ये सब कुछ 16 जून की तस्वीर में नहीं था। एनडीटीवी ने जाने माने कार्टोग्राफर रिटायर्ड मेजर जनरल रमेश पाढ़ी से बात की, जिन्होंने कहा कि पेट्रोल पॉइंट 14 के आसपास घुसपैठ के साफ संकेत हैं और तस्वीरों में भारी वाहनों की स्पष्ट मूवमेंट दिखाई देती है, जो साफ करती है कि चीन इस इलाके को फिलहाल छोड़ने का इरादा नहीं रखता। हालांकि इस पर अभी सेना और सरकार ने कुछ नहीं कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 जून की तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि एलएसी के करीब गलवान नदी के ऊपर चीन ने एक पुलिया भी बना ली है। ये वही जगह है जहां 16 जून को बुलडोजर दिखा था। यही नहीं, चीनी तरफ ये भी दिख रहा है कि उसने एलएसी की ओर आने वाली सड़कों को और चौड़ा कर लिया है। गलवान घाटी में चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष के बाद देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीनी सामानों के बहिष्कार के तमाम ऐलानों के बीच दिल्ली के होटल मालिकों ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में अब से किसी भी चीनी नागरिक को ठहराया नहीं जाएगा। ये एसोसिएशन बजट होटलों का संगठन है। बता दें कि दिल्ली में एसोसिएशन के लगभग 3000 बजट होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिसमें 75,000 कमरे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के सामानों के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके बाद उन लोगों ने भी चीनी नागरिकों के बहिष्कार का फैसला किया है।
देश में बढ़ते कोरोना केस की वजह से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। कोरोना खतरे के मद्देनजर एग्जाम रद्द करने को लेकर कुछ पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा था कि क्या परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। इसी के बाद सीबीएसई और सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। बताया गया है कि 12वीं के छात्रों के नंबर अब बीते 3 स्कूल एग्जाम के आधार पर तय होंगे। सीबीएसई ने बताया है कि 10वीं की बची हुई परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, लेकिन 12वीं बोर्ड के वो छात्र जो अपने नंबरों से खुश नहीं होंगे वो बाद में परीक्षा दे सकते हैं, पर उन परीक्षाओं के नंबर ही उनके अंतिम नंबर होंगे। शुक्रवार 26 जून को सीबीएसई परीक्षा और नंबर से जुड़ी सभी जरूरी बातों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। बताया गया है कि 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों को कोविड केयर सेंटर जाना जरूरी नहीं होगा। गुरुवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही एलजी और दिल्ली सरकार के बीच जारी तनाव पर विराम लग गया। इसी के साथ एलजी अनिल बैजल ने अपना एक और आदेश वापस ले लिया। इसके तहत अब पुराने सिस्टम के जरिए ही सरकार और प्रशासन के लोग कोरोना संक्रमित लोगों के घर जाकर क्लिनिकल असेसमेंट और फिजिकल असेसमेंट करेंगे कि वो होम आइसोलेशन में रहने लायक हैं या नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ राज्य सरकारों से बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में केंद्र सरकार का एक दल गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेगा। 26 से 29 जून तक चलने वाले इस दौरे की अगुवाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल करेंगे। इस दौरान राज्यों द्वारा किए जा रहे कोरोना निपटान के उपायों का जायजा लिया जाएगा, साथ ही राज्यों के प्रयासों को भी धार दी जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना की मार से सबसे ज्यादा बेहाल राज्य है, जहां अब तक कोरोना के 1,42,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में भी कोरोना का कर्व थोड़ा कमा है, पर उम्मीद के मुताबिक कमी नहीं आई है। यहां अब तक 29,000 के करीब मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जबकि तेलंगाना अब देश में कोरोना का नया हब बनता दिख रहा है। बीते दिन यहाँ करीब 900 नए केस दर्ज किए गए, जो कि काफी ज्यादा हैं। तेलंगाना में अब तक करीब 11,000 कोरोना केस सामने आ चुके हैं और थमने की बजाय बीते दिनों इनकी रफ्तार काफी बढ़ गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट रैंक के विधायक राजकुमार विरका ने कहा कि पास के राज्य और दिल्ली की वजह से राज्य में कोरोना के केस बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पंजाब को दिल्ली से जोड़ने वाली हरियाणा की सीमाओं को सील भी करवाएंगे। बेंगलुरु में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लोगों से कहा है कि अगर वो शहर में दोबारा लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सभी उपायों का पालन करना होगा। गुरुवार को सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए बेंगलुरु पूरे देश में एक मिसाल है और दूसरे शहरों से तुलना करें तो हमने अभी नियंत्रण नहीं खोया है। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में लॉकडाउन नहीं है और केवल कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू है, जो जारी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को सभी दलों के विधायकों और शहर के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। मुंबई में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए अब बीएमसी धारावी मॉडल को अपनाने वाली है। इस मॉडल के तहत बीएमसी एक हफ्ते में ही 25 लाख लोगों की टेस्टिंग करने वाली है। दरअसल एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना के मामले बढ़ने पर 4T मॉडल लागू किया गया था, जिसके चलते वहां कोरोना वायरस की रफ्तार को कंट्रोल किया गया। अब बीएमसी मुंबई में घर घर जाकर लोगों के टेस्ट करने वाली है, जिसमें हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल वैन भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और हैदराबाद, ये वो 5 राज्य हैं जहां कोविड-19 के गंभीर मरीजों को ठीक करने में बहुत हद तक सफल रही दवा रेमडेसिविर भेजी गई है। डीसीजीआई ने भारत में रेमडेसिविर बनाने की इजाजत सिप्ला और हेट्रो हेल्थ केयर को दी है। बता दें कि इसका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान किया जाता है। हेट्रो लैब्स ने कोविफोर नाम के इस इंजेक्शन की 20,000 वियाल इन 5 राज्यों को भेजी हैं। इसकी अगली खेप कोलकाता, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, रांची, विजयवाड़ा, कोचीन, त्रिवेंद्रम और गोवा में 1 हफ्ते में भेजी जाएगी। कंपनी के मुताबिक वो 1 हफ्ते में करीब 1 लाख और इंजेक्शन तैयार कर लेगी। 1 वियाल यानी इंजेक्शन की कीमत 5400 रुपए है और एक मरीज को 6 वियाल की जरूरत पड़ती है।
हेट्रो हेल्थ केयर ने कहा है कि भारत में कोविफोर को पेश करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपको बता दें कि कोविफोर रेमडेसिविर का पहला जेनरिक संस्करण है और इसका इस्तेमाल बालिगों और बच्चों दोनों पर किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी केस में, लेकिन सिर्फ तभी जब संक्रमण बेहद गंभीर हो। योग गुरु रामदेव द्वारा लॉन्च की गई दवा कोरोनिल सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए कोविड-19 के 100% इलाज का दावा किया था, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए। अब इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट ने इस संबंध में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दवा का ट्रायल सिर्फ हल्के लक्षणों वाले और लक्षण विहीन कोरोना रोगियों पर किया गया है, लेकिन जैसे ही रोगियों में लक्षण गंभीर हुए तो उन्हें एलोपैथिक दवाएं दी गई। इस ट्रायल के दौरान कोरोना के गंभीर रोगियों को शामिल भी नहीं किया गया था। खुद रामदेव ने बताया था कि इस दवा का ट्रायल राजस्थान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्चेज यानी NIMS में किया गया। निम्स जयपुर के चीफ इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर गणपत ने भी साफ किया है कि जब ट्रायल के दौरान रोगियों में बुखार या अन्य लक्षण उभरे तो उन्हें एलोपैथिक दवाएं दी गई। 25 जून को ही देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को 45 बरस हो गए हैं। इमरजेंसी की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश में डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। तो वहीं अमित शाह ने भी इस मौके पर ट्वीट किया और इस बहाने कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों चीन, कोरोना, महंगा तेल और इकोनॉमी को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। देश में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब सत्ताधारी गठबंधन NDA में भी दरार पैदा हो गई है। बीजेपी की पुरानी सहयोगी अकाली दल ने इस मुद्दे पर NDA से अलग होने की धमकी दी है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि मंत्री का पद और गठबंधन हमारे लिए किसानों से बढ़कर नहीं है। हम किसानों के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार से डीजल पर 10 रुपए कम करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि कैप्टन सरकार ऐसा करती है तो वे तेल की कीमतें कम कराने के लिए राज्य की सभी पार्टियों के साथ दिल्ली में केंद्र के खिलाफ धरना देने को तैयार हैं। बता दें कि इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी अकाली दल ने बीजेपी से दूरी बना ली थी। पार्टी का कहना था कि CAA में मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए। कोरोना संकट और लंबे वक्त से लगे लॉकडाउन को देखते हुए HRD मिनिस्ट्री ने स्कूली बच्चों के लिए वैकल्पिक लर्निंग मटेरियल बनाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी NCERT को निर्देश दिया है कि वो पूरे पाठ्यक्रम के लिए वैकल्पिक शिक्षण सामग्री तैयार करें, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके पास डिजिटल या ऑनलाइन पढ़ाई करने की सुविधा नहीं है। NCERT को क्लास 1 से 5 तक के लिए स्पेशल लर्निंग मटेरियल तैयार करने के लिए इस साल दिसंबर तक और क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए जून 2021 तक का समय दिया गया है।